हाल फिलहाल में हम सभी जानते हैं कि यूक्रेन और रसिया में वॉर छिड़ा हुआ है, जिसके कारण यूरोपीय संगठनों ने रूस को पूरी तरीके से फाइनेंशियल एक्टिविटीज में बैन करने का फैसला किया, जिसमें सबसे पहला नाम आता है रूसी बैंकों को बैन करने का तरीका। स्विफ्ट ने अपने सभी पात्र रूपों से रशियन बैंक्स को बैन कर दिया है। इसका मतलब है स्विफ्ट की फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, जिसका वर्क है सिस्टम फॉर फाइनेंशियल ट्रांसफर एंड क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफर, जिसके जरिए आज के समय में सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग लोग बिजनेस कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं और कमा रहे हैं पैसे। तो रसिया में स्विफ्ट के जरिए इन सभी प्रोसेस को बंद कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है, यानी कि रसियन गवर्नमेंट अपने नागरिकों को कोई भी ऐसा फायदा नहीं पहुंचा सकती जो पहले क्रिप्टो करेंसी के साथ या फिर किसी को ट्रांसफर करके फाइनेंशियल अमाउंट किसी भी बैंक के थ्रू, बाहर बैंक के थ्रू हम कर सकते थे। तो ये सारी चीजें ब्लॉकचेन के अंतर्गत आ गई हैं और बैन कर दिया गया है स्विफ्ट के जरिए रसियन एक्टिविटीज को पूरी तरीके से। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि रूस के अटैक से यूक्रेन में भारी तबाही आई है, जिसके कारण यूरोपीय संघ और अमेरिका ने मिलकर रशिया पर यह बैन लगाने का फैसला किया। रशिया के बैंक को प्रभाव पड़ा है और रशिया के बैंक अपने कस्टमर्स को इसके जरिए कोई भी भुगतान नहीं कर पाएंगे जिन्होंने इस स्विफ्ट के जरिए, इस बैंक के जरिए सर्विसेज ली रही होंगी या फिर अपना इन्वेस्टमेंट किया रहा होगा। ना वो पैसे लगा सकते हैं, उनका अकाउंट पूरी तरीके से फ्रीज हो चुका है और बैन हो चुका है। ऐसा यूरोप आयोग, यूरोपीय संघ और अमेरिका ने किया है यूक्रेन पे हमला करने के कारण और ये वॉर ना रोकने के कारण। लगातार यूक्रेन ने बात की, अब तक 2 मुद्दों की बातें हो चुकी हैं, जो कोई भी रिजल्ट इसका इन बातों का नहीं रहा। आजकल में तीसरी बात ही चलने वाली, बस इसका भी रिजल्ट ना के बराबर है, क्योंकि कहीं ना कहीं रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ये चाहते हैं कि जेलेंस्की की सत्ता वाले प्रेसिडेंट जो है वो हटे और उनके अकॉर्डिंग जो प्रेसिडेंट आए और वो वहाँ पे रशियन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही काम कर सके और उनको सपोर्ट करे। तो ऐसा भी पॉसिबल है नहीं। और जो व्लादिमीर जेलेंस्की ने भी ये कहा कि मैं कीव छोड़ के, यूक्रेन छोड़ के जाऊंगा नहीं, जैसा कि अफगानिस्तान में वहाँ के प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति भाग गए छोड़ के। तो ऐसा जेलेंस्की ने इरादा नहीं बताया अपना, उन्होंने ये कहा आखिरी समय तक युद्ध लड़ेंगे और हारेंगे नहीं। बार बार वो यूरोपीय संगठनों से हेल्प भी ले रहे हैं, यूरोपीय संघ में शामिल होने की भी बात कर रहे हैं जल्द से, और बाहर के आसपास के सैनिक भी, आसपास के देश भी, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इन सभी देशों से उनको मदद भी दी जा रही है। ब्रिटेन भी मदद कर रहा है, फ्रांस भी मदद कर रहा है, स्पेन भी मदद कर रहा है यूक्रेन की। बट इन सभी पर रूस का हमला लगातार जारी है यूक्रेन पर। इन सभी के मदद के बावजूद भी रूस का कोई नुकसान नहीं होने वाला। हाँ, ये अलग बात है कि थोड़ा बहुत नुकसान होगा ही होगा। लोग जा रहे हैं तो वॉर है, तो वॉर में और जाहिर सी बात है कुछ यूक्रेन के लोग मरेंगे, कुछ रशियन लोग मरेंगे, बट इससे रूस की कंडीशन में कोई बदलाव नहीं आने वाला है, ना रूस के डिसीजन में कोई बदलाव आने वाला है। वो सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन पे अपना दबदबा चाहता है और वो कर लेगा। अभी खबर ये भी है कि 2 न्यूक्लियर प्लांट पर रूस का कब्जा भी हो गया है। तो अमेरिका और यूरोपीय संगठन ने रूस के कुछ बैंकों को इस संयुक्त संगठन से, स्विफ्ट के संगठन से बाहर करने का फैसला किया है। उन बैंकों के अंडर में जितने भी कस्टमर हैं उसके साथ कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे, अपनी इन्वेस्टमेंट का कोई भी फायदा नहीं ले पाएंगे। इसका मतलब ये है, यानी स्विफ्ट के जरिए जो बैन किया गया, अगर उसके अंतर्गत जितने भी बैंक आते हैं उसमें से रशियन कस्टमर रशिया के अंदर कोई भी फायदा नहीं ले सकते। उन सब के अकाउंट को पूरी तरीके से फ्रीज कर दिया जा चुका है और उनमें कोई भी अमाउंट ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, ना विड्रॉल किया जा सकता है, ना ही डिपॉजिट किया जा सकता। पूरी तरीके से अकाउंट फ्रीज एंड फ्रीज किया जा चुका है यूरोपियन संगठन और अमेरिका के जरिए स्विफ्ट से बैन कर। इससे पूरी तरीके से रशिया की फाइनेंशियल सिस्टम पर नुकसान होगा। ये कहीं ना कहीं इंटरनल अटैक है यूरोपीय देश और अमेरिका के जरिए रूस पर, लेकिन उससे रूस की कार्रवाई में कोई भी बदलाव नहीं आएगा, बल्कि ऐसे काम से रशियन प्रेसिडेंट और भड़क चुके हैं और उनका वॉर करने का तरीका और ज्यादा गहराता जा रहा है और यूक्रेन को इससे और नुकसान होता जा रहा है। इस कार्रवाई के पीछे सीधा मकसद यही है यूरोपीय संगठन और अमेरिका का कि रूस को पूरी तरीके से वर्ल्ड वाइड फाइनेंशियल सिस्टम से अलग रखा जाए, जिससे कहीं भी वैश्विक
स्तर पर फाइनेंशियल सपोर्ट रूस को ना मिले। स्विफ्ट का काम मेन रूप से ये है कि ये एक्चुअल में पैसे नहीं किसी को ट्रांसफर करता है। स्विफ्ट का काम है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एक बैंक से दूसरे बैंक में इंफॉर्मेशन और मैसेज के थ्रू पहुंचाना, जिसमें स्विफ्ट में विश्व के 200 देश जुड़े हुए हैं और कम से कम इन 200 देशों में 11,000 बैंक की मेंबरशिप है स्विफ्ट में, यानी कि 11,000 बैंक्स जो है 200 देशों के, विश्व के 200 देशों के है स्विफ्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड हुए हैं। और स्विफ्ट के अंतर्गत ये सभी 11,000 बैंकों में इंफॉर्मेशन मैसेज इंफॉर्मेशन सिस्टम और फाइनेंशियल मैसेज इंफॉर्मेशन सिस्टम ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, यानी कि डायरेक्टली पैसे नहीं भेजे जाते, मैसेज इंफॉर्मेशन भेजी जाती है। फाइनेंशियल मैसेज इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर होता है एक बैंक से दूसरे बैंक में। टोटल 11,000 बैंक्स हैं और 200 कंट्रीज के बैंक है, जिसमें रशिया के बैंक को बैन कर दिया गया है स्विफ्ट के मैसेज ट्रांसफर फाइनेंशियल प्रोटोकॉल के तहत। तो अब रशियन बैंक में कोई भी मैसेज इंफॉर्मेशन नहीं हो पाएगा और इसके कारण कोई भी कस्टमर उस पर ना कोई पैसे निकाल सकता है, ना डाल सकता है, ना कोई उनको कंफर्मेशन मिलेगी अमाउंट से रिलेटेड या बैलेंस से रिलेटेड। तो पूरी तरीके से ये रूसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज पे तगड़ा प्रहार है और इससे रूस के आर्थिक स्थिति में गिरावट आएगी। इसकी स्टैब्लिशमेंट 1973 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर बेल्जियम में स्थित है। यह टोटल 11 सेंट्रल इंडस्ट्रियल कंट्रीज को ध्यान में रखकर काम करता है। स्विफ्ट 11 अंतर्राष्ट्रीय देशों जो कि औद्योगिक दृष्टि से मजबूत हैं, उनके बैंकों की देखरेख के माध्यम से बाकी बैंक्स पर कंट्रोल रखता है और उनको फाइनेंशियल सिस्टम ट्रांसफर करता है। जैसे कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, जापान, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा बेल्जियम। इसके अलावा अपना भारत भी स्विफ्ट के तहत पहुंच रखता है, यानी भारतीय बैंकिंग सिस्टम में भी इंफॉर्मेशन सेंडिंग और फाइनेंशियल सेंडिंग इंफॉर्मेशन जो भी ट्रांसफर होते हैं वो पर भी स्विफ्ट की एक्टिविटी है, कंट्रोल है। तो इन फ्यूचर मेक इन इंडिया बेहद जरूरी है भारत के लिए, जिसके जरिए अगर इन फ्यूचर कोई भी ऐसा क्राइसिस कभी आता है, आई होप ऐसा कुछ भी ना रहे, कभी भी हमारा देश फलता फूलता रहे, लेकिन फिर भी इन फ्यूचर कभी भी किसी पर निर्भर होने की बात आती है तो ऐसा कभी हो ही ना, और हमारा भारत खुद ही इंडिपेंडेंट हो हर चीज के लिए, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे ट्रेडिंग हो, चाहे सर्विसेज हो, हर एक बिजनेस प्लेटफॉर्म पे हमारा इंडिया बेहतर होना चाहिए। तो हमारी खुद की एजेंसियां होनी चाहिए फाइनेंशियल स्ट्रक्चर और ट्रांसफॉर्मेशन बेस के लिए, जिससे मैसेज ट्रांसफॉर्मिंग, फाइनेंशियल मैसेज ट्रांसफॉर्मिंग, ये सब हमारे इंडिया के बेस पे बैंकों में सारे बेहतर रहे। रूस ने भी अपनी मैसेज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बना रखी है, बट अभी प्रभाव में नहीं आया है रशियन मैसेजिंग इंफॉर्मेशन ट्रांसफर फाइनेंशियल एक्टिविटीज का ये ग्रुप, लेकिन सिर्फ पहले से ही आ चुका है और इसकी सर्विस 200 कंट्रीज में पहले से ही चालू है। हम सभी ये जानते हैं कि रशिया सबसे बड़ा इंपोर्टर है गैस का और तेल का। तेल निर्यात और गैस निर्यात उसका सबसे ज़्यादा होता है और उसकी जो पेमेंट बाहरी देशों से आती है वो स्विफ्ट के जरिए ही आती है। तो रूस पर इसका गहरा असर होने वाला है। जितनी जो पेमेंट होनी थी उसको तो स्विफ्ट ने बैन कर दिया, तो अब जितने भी अमाउंट उनका आने वाला था फॉरेन करेंसी के रूप में, जिससे रशिया की इकोनॉमिक एक्टिविटी बेहतर होती, इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर होती, तो वो नहीं होने वाला। तो सीधा असर यही है कि रशिया के इकोनॉमिक सिस्टम को डैमेज किया जाए स्विफ्ट से, उसे बैन करके, उनके बैंक को बैन करके। रशियन मार्केट में भी पूरी तरीके से गिरावट आई हुई है। 8 मार्च तक रशियन स्टॉक मार्केट को बंद कर दिया गया है और साथ में रशियन करेंसी रूबल डाउन स्टैंडर्ड में जाती जा रही है, यानी कि मुद्रास्फीति आती जा रही है। डॉलर के मुकाबले 130 रूबल हो चुका है। स्विफ्ट के इस बैन से प्रभावित होकर रशिया ने एक नया पेमेंट सिस्टम लागू किया है जिसे बोलते हैं CIPS, क्रॉस बॉर्डर इंटर बैंक पेमेंट सिस्टम।
इसका एग्रीमेंट उसका चाइना के साथ है, यानी चीन के साथ अपने फाइनेंशियल सिस्टम को वो बेहतर करने की लगातार कोशिश करेगा। जब अगर स्विफ्ट के साथ बैन हुआ है तो उसकी फाइनेंशियल एक्टिविटी जरूर आगे बढ़ती रहनी चाहिए। तो चाइना के CIPS सिस्टम के जरिए वो अपनी फाइनेंशियल एक्टिविटी को लगातार जारी रखना चाहता है, जिससे स्विफ्ट से अगर बैन हुआ तो उसकी पेमेंट आगे से प्रभावित ना हो, जिससे रशियन इंडस्ट्री में इकोनॉमिक डैमेज ना हो। वर्ल्ड में स्विफ्ट के अलावा भी कुछ पेमेंट के वैकल्पिक तरीके हैं, जैसे कि रूपल एक क्रिप्टो करेंसी बेस्ड फॉर्म है। इसके विकल्प के रूप में इंटरलेजर प्रोटोकॉल है। क्रिप्टो करेंसी के बेस पर पेमेंट करना, यानी कि क्रिप्टो करेंसी खरीद कर उसको बेचा जाए और उसे ट्रांसफर कर दिया जाए अगले कस्टमर। रूस अपने बॉर्डर से उस पार और भी तरीके से फाइनेंशियल एक्टिविटीज को बेहतर करने के लिए लगातार काम कर रहा है, जिसके लिए उसने डिजिटल रूबल का भी तरीका अपनाया है। डिजिटल रूबल का क्या होता है तरीका, कि इसका मतलब यह है कि डिजिटल रूबल के जरिए जो भी कस्टमर डिजिटल रूबल खरीदता है तो उसके लिए उसे अपने फॉरेन करेंसी में पेमेंट करना होगा। इसके जरिए रशियन इनकम लगातार बरकरार रहेगी, बट वो अभी फिलहाल के लिए प्रभावी नहीं है, क्योंकि स्विफ्ट का प्रभाव इंटरनेशनल लेवल पर था और डिजिटल रूबल अभी इफेक्टेड ही नहीं हुआ, लेकिन प्रयास जारी है, जिससे कि स्विफ्ट का फाइनेंशियल अटैक जो है रशिया पर जितना पड़ा है उसका कम से कम असर रशियन इकोनॉमिक सिस्टम पर हुए। स्विफ्ट के इस फाइनेंशियल अटैक से रशिया के सेंट्रल बैंक पर पूरी तरीके से प्रभाव पड़ा है और रशियन सेंट्रल बैंक ने अपनी हर एक ट्रांजैक्शन को ब्लॉक कर दिया है। वो किसी को भी अपनी कोई भी सर्विस नहीं दे रहा है, ना डिपॉजिट ना विड्रॉल, हर तरीके की सर्विस की एक्टिविटी को स्टॉप कर दिया गया है। इससे वहाँ की जनता में पूरी तरीके से बौखलाहट है, परेशान है वहाँ की जनता। जिन्होंने इन्वेस्ट किया था, पैसा डिपॉजिट किया था, वो नहीं निकाल पा रहे हैं। अब इस स्विफ्ट के बैन से भारत पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। 1991 में इंडिया ने रूबल रशियन करेंसी के साथ व्यापार करना शुरू किया था, जिससे कि यह सुनिश्चित हो सके या कंफर्म हो सके कि कोई भी आर्म फोर्सेज या आर्म वेपन्स कि कोई भी खरीदारी करनी हो तो उसकी पेमेंट जो है रुपए में रूबल के अंतर्गत किया जा सके, इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जा सके, पेमेंट एंड रिसिप्ट की जा सके। 2018 में एक पायलट प्रोजेक्ट भी लाया गया था, जहां पर इंडियन एक्सपोर्टर ने डायमंड की पेमेंट के लिए रूबल का यूज किया था, यानी डायमंड परचेज करा और उसको पेमेंट में रूबल दिया गया। इस तरीके से जो है रूबल करेंसी का यूज किया गया था इंडियन इकोनॉमी में फर्स्ट टाइम 2018 में। इस प्रोजेक्ट को ही बोला गया पायलट प्रोजेक्ट। ये पेमेंट रूस के सभी बैंकों के साथ साथ भारतीय बैंकों में, जैसे कि भारतीय स्टेट बैंक, केनरा बैंक के साथ करार किया गया। इसे द कमर्शियल इंडो बैंक भी कहा जाता है, जो इंडियंस की हेल्प के लिए बहुत ही ज्यादा कारगर साबित हो सकता है अगर ये प्रोजेक्ट आगे चलता है और स्विफ्ट का बैन कायम रहता है। तो आई होप स्विफ्ट का ये सिस्टम और स्विफ्ट का ये बैन रशिया के ऊपर क्या फर्क डाल रहा है या इंडिया के ऊपर क्या फर्क डाल रहा है, या इंडिया को किस तरीके से स्विफ्ट, अगर स्विफ्ट ने रशिया को बैन किया है तो इंडिया को किस तरीके से एक्टिव हो जाना चाहिए मेक इन इंडिया के तहत, अपना भारत पे डिजिटल रुपीज, रुपए पे, ये सबको बहुत ही ज्यादा आगे डेवलप करने के लिए और पूरे वर्ल्ड में फैलाने के लिए ये बेहद जरूरी है भारत के इकोनॉमिक सिस्टम को बेहतर करने के लिए। और इस क्राइसिस के बाद भी भारत को बढ़ने का बेहद ही मौका मिलेगा, बेहद अच्छा मौका मिलेगा, जिससे कि इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम एक बार फिर से वर्ल्ड में बेहतर परफॉर्म कर पाएगा और इंडियन सर्विसेज के थ्रू बाहर के अन्य देश जो है अपना काम कर पाएंगे। भारत की सर्विसेज बाकी देशों में बढ़ेंगी और भारत की इनकम बढ़ेगी, भारत की इकोनॉमिक सिस्टम बेहतर होगी और भारत इस तरीके से अपना विकास करेगा और पूरे विश्व में अपना नाम भी करेगा। आई होप ये स्विफ्ट बैन आपको समझ में आया होगा, रशियन इम्पैक्ट समझ में आया होगा, किस तरीके से रशिया को स्विफ्ट ने प्रभावित किया है बैन करके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको मिले और उसे देखें और बेनिफिट उठाएं। ये जो भी मैं टॉपिक पढ़ाता हूँ ये सीधे सीधे इसका यूज यूपीएससी में होता है, यूपीएससी क्वेश्चन में बता रहा हूँ। ये यूपीएससी का टॉपिक है जो कि क्वेश्चन में आने वाले हैं और अदर गवर्नमेंट जॉब के लिए भी बेहद इंपॉर्टेंट है। तो चैनल में बने रहिए। थैंक यू सो मच।